हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भाटिया। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हमने दो एग्जांपल की चर्चा करी थी। एक स्टॉक से रिलेटेड था और एक मशीनरी से रिलेटेड था। आज हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग आज ख़त्म कर देंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं वो हम आज की क्लास में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए जी, देखते हैं क्या है इस एग्जांपल में। ए लिमिटेड परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट 25 ईच ऑन 1/4/2019. इट एंटर्ड इनटू पुट ऑप्शन फॉर शेयर्स जेड लिमिटेड 500 shares at 47 each. Option premium paid ₹2 per share. Consider imperfect hedge. Fair value on 36/2019 क्या है, शेयर जो कि रिपोर्टिंग डेट है, शेयर ऑफ एक्स 29, शेयर ऑफ जेड 53. फेयर वैल्यू ऑन 39 जो कि सेटलमेंट डेट है, शेयर ऑफ एक्स 21 एंड शेयर ऑफ जेड 45. ऑप्शन वाज सेटल्ड ऑन 30/9 नेट कैश. शेयर वाज सोल्ड ऑन 30/9. Generalize and prepare extracts. Assume investments are classified as FVTPL. तो जिसने लास्ट क्लास अच्छे से समझी है ना, उसको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आइए देखते हैं समझ के इसको क्या है इसमें। ए लिमिटेड परचेज 1000 शेयर खरीदे एक्स लिमिटेड के 25 रुपये के हिसाब से 1/4 को शेयर बाय कर लिया हमने एक्स लिमिटेड के लिए। तो ये तो एक हो गई एंट्री आपकी अलग। इट एंटर्ड इनटू ऑप्शन पुट ऑप्शन। अभी तक हमने जो करा था वो फॉरवर्ड के क्वेश्चन कर रहे थे, अब लेकिन ऑप्शन है। फॉरवर्ड में हम क्या कहते थे, कोई प्रीमियम तो पे करते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आगे जाके लिखा हुआ है ऑप्शन प्रीमियम पेड। फॉरवर्ड में हम कोई एंट्री नहीं करते थे पहले दिन, जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट करते थे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन आप ऑप्शन ले रहे हैं तो प्रीमियम पे करोगे। अच्छा, पुट ऑप्शन किसके शेयर पे लिया है, जेड के शेयर पे लिया है। शेयर तो एक्स के खरीदे थे, लेकिन पुट ऑप्शन जेड के शेयर पे लिया है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं। और लास्ट में इसने बोला भी है कि इसको आप इम्परफेक्ट हेज मानो। इम्परफेक्ट हेज क्या होता है? इम्परफेक्ट हेज होता है जहाँ पर आपका रिलेशन 100% नहीं होता, बेसिस रिस्क जो है वो मोर देन 0 होता है, बट लिमिट के अंदर अंदर होता है। तो आप इसको इम्परफेक्ट हेज कहते हैं। इस पर आप हेज अकाउंटिंग लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, पुट ऑप्शन लिया है इसने। पुट ऑप्शन मतलब टू बाय या टू सेल। पुट ऑप्शन का मतलब होता है टू सेल। तो ये सेल कर सकता है जेड लिमिटेड के शेयर 500 शेयर 47 के हिसाब से। तो इसने एक पुट ऑप्शन कर ले लिया है, जिसके तहत ये 30/9 को 47 मार्केट में चाहे जो भी रेट हो, ये 47 का बेच सकता है। बेचेगा या बेच सकता है? बेच सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है ना, फॉरवर्ड में तो इसको बेचना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पर इसके पास ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्या है। फेयर वैल्यू दे रखी है 30/6/2019 की फेयर वैल्यू दे रखी है, एक्स की भी जेड की भी, और 30/9 की भी दे रखी है, एक्स की भी दे रखी है, जेड की भी दे रखी है। ऑप्शन जो है, जो इसने ऑप्शन लिया है वो नेट सेटल होना है, मतलब डिलीवरी नहीं लेनी, इसमें आपको नेट सेटल करना है। नेट सेटल बेसिस पे है। तो हम आखिरी में देखेंगे कि नेट सेटल कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेयर वर सोल्ड ऑन, इस डेट को शेयर बेच दिए। कौन से शेयर बेचे होंगे हमने? जो खरीदे थे एक्स लिमिटेड के ही तो शेयर बेचे, और इसको आपको जनरलाइज करना है। अच्छा, ये FVTPL के हिसाब से जनरलाइज करना है। यहाँ FVT OCI होता तो मैं OCI रिजर्व लिखता, बट अभी FVTPL, तो इसको FVTPL के हिसाब से देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन करना है हमने। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1/4 को आपने परचेज करे यहाँ पर शेयर एक्स लिमिटेड के। तो क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक 25,000, क्योंकि 25 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर खरीदिए। नॉर्मल एंट्री है एकदम, इसकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आपने इसी डेट को हेज इंस्ट्रूमेंट लिया। अबे हेज इंस्ट्रूमेंट है, कैसे पता लगा आपको? हेज इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इम्परफेक्ट हेज, तो उस हिसाब से आप अकाउंटिंग करोगे। इसकी साफ साफ मेंशन्ड है। तो इस भाई ने क्या कर रहा है कि जेड लिमिटेड के ना शेयर पे इसने ऑप्शन ले लिया, पुट ऑप्शन ले लिया कि ये बेच सकता है। इसने खरीदे कौन से शेयर है? एक्स लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं, और इसने ऑप्शन किस चीज़ का लिया कि ये बेच सकता है। तो इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसने शेयर तो खरीदे हैं एक्स लिमिटेड के, जो कि ये बाद में चल के बेच भी रहे 30/9 को। तो अगर मान लो ये ऑप्शन की बात नहीं होती, ये 25 रुपये के हिसाब से इसने शेयर खरीदे हैं, 30/9 को ये बेचेगा, तो इसको फ़ायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर इसने ऑप्शन लिया है तो हेजिंग के लिए तो लिया है। जेड लिमिटेड का ये शेयर बेच सकता है उस दिन। किस दिन बेच सकता है? 30/9/2019 को। तो इसने क्या सोचा होगा कि ये जो 1000 शेयर खरीद रहा है, इसकी फ्यूचर में भगवान जाने क्या वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये बेचेगा, इसको थोड़ा ना पता कि 30/9 को इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। इसलिए इसने जेड लिमिटेड के शेयर पे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ गया, इम्परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अगर जेड लिमिटेड से इसको जो प्रॉफिट होता है वो एक्स लिमिटेड के लॉस से सेट ऑफ कर सकता है, ये तो है हेजिंग। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, जेड लिमिटेड के शेयर पे पुट ऑप्शन खरीद लिया है। भाई पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, आप इसको बेच सकते हो 47 पे। उस दिन देख लेंगे कि क्या प्राइस है। जैसे यहाँ पर उस दिन का प्राइस 45 है, तो इसको फायदा ही होगा ना। मार्केट में जो चीज़ 45 की बिक रही है 47 की बेच सकता है। अब इसकी अकाउंटिंग से समझते हैं हम इसको क्या है। इम्परफेक्ट हेज है तो क्या हो गया, हेज अकाउंटिंग तो सेम ही होनी है। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है कि हेज इंस्ट्रूमेंट जो आपका वो पुट ऑप्शन है, और किसके शेयर पे है? जेड लिमिटेड के शेयर पर है।
आइए इसका सॉल्यूशन समझते हैं क्या होगा। तो आपने हेज इंस्ट्रूमेंट लिया, आज पे करें, अभी तक तो आपको एंट्री करते नहीं थे 1/4/2019 को, लेकिन अब आपको एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि आपने प्रीमियम पे करा। तो एंट्री क्या रहेगी आपकी, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू बैंक, सिंपल सी एंट्री है, 1000 रुपये से एंट्री हो जाएगी क्योंकि आपने 1000 प्रीमियम पे करा है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 2 रुपये पर शेयर पे करा है, 500 शेयर पे, तो 500 × 2, क्योंकि हेज इंस्ट्रूमेंट तो आपने जेड लिमिटेड के शेयर पे लिया ना, तो कितने शेयर पे, 500 × 2 1000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, अपडेट आती है आपकी 30/6/2019। उस दिन क्या करेंगे 30/6/2019 को, तो 30/6/2019 को आपका ईयर एंड का डेटा है, रिपोर्टिंग डेटा, तो उस दिन आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले रीवैल्यू करना है आपको हेज इंस्ट्रूमेंट को। हेज इंस्ट्रूमेंट क्या है, इस बार आपका ऑप्शन है ना, हेज इंस्ट्रूमेंट अभी तक क्या था, फॉरवर्ड होता था, अब आपको हेज इंस्ट्रूमेंट जो आपका ऑप्शन उसको रीवैल्यू करना है। तो अब 2 चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, एक तो था कि बुक वैल्यू कितनी है आपकी इसकी, अभी तक आप कितने का बुक कर चुके हो इसको, हेज इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे एंट्री करी थी ना, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट, तो 1000 रुपये आप इसको एसेट में बुक कर चुके हो, तो प्रीमियम पे करा क्योंकि आपने, तो 1000 रुपये एसेट आपका यहाँ पर आ गया। अब इसकी फेयर वैल्यू देखते थे, फेयर वैल्यू कैसे देखते थे, आप उसकी एडवांटेज चेक करते थे कि भाई उस ऑप्शन की वजह से आप कितने फ़ायदे में चल रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो ले रखा है आपने, वो कितने का ले रखा है कि आप 500 शेयर बेच सकते हो 47 के हिसाब से, 500 शेयर आप बेच सकते हो 47 के हिसाब से, ये आपके पास ऑप्शन है, पुट ऑप्शन। तो आपको कितने रुपये में बेच सकते हो आप इसको, 23,500 में बेच सकते हो 500 शेयर। बट आज के दिन क्या रेट चल रहा है इसका, मार्केट में 53 चल रहा है। यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर भाई रिपोर्टिंग डेट पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, जेड की, क्योंकि जेड पे ही तो ऑप्शन लिया आपने, तो जेड की कितनी वैल्यू 53 है। तो जो चीज़ मार्केट में 26,500 की बिक्री है आज, जो चीज़ मार्केट में 26,500 रुपये की बिक्री है, आपके पास अधिकार है कि आप उसको 23,500 का बेच सकते हो। तो बेचोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे भाई, ऑप्शन है आपके पास, आप क्यों बेचोगे इसको, आपके यहाँ पर लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी, नील आएगा। अरे ऑप्शन है ना, फॉरवर्ड में तो क्या था कि बेचना ही पड़ता आपको, यहाँ तो ऑप्शन है, आप क्यों लायबिलिटी को एक्सरसाइज करोगे। तो पुट ऑप्शन का क्या मतलब था, टू सेल, अब ऑप्शन है ना आपके पास। फॉरवर्ड में तो ये था कि भाई बेचोगे ही बेचोगे, अगर ये फॉरवर्ड होता तो यहाँ पर मैं 3000 की लायबिलिटी बुक कर देता, बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन तो बेकार है हमारे लिए क्योंकि कोई फायदा तो दिला नहीं रहा है। जो चीज़ मार्केट में 26,500 की बिक्री है आप उसको 23,500 में बेच सकते हो, नुकसान करके क्या फायदा, ऑप्शन को एक्साइज ही मत करना। तो आपकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, एडवांटेज की फेयर वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, आपको एडवांटेज दिलाई कहाँ रही है, तो नील। तो आप एक बुक वैल्यू आपने यहाँ पर ऑलरेडी जो बुक कर रखी है कि भाई मेरा एसेट है, तो आप उसको बुक वैल्यू को लेके आना है आपको फेयर वैल्यू पे, जैसा हम करते थे भाई, बुक वैल्यू आपने यहाँ पर एसेट दिखा रखी है लेकिन फेयर वैल्यू तो कुछ है ही नहीं इसकी, तो आपको इसको फेयर वैल्यू पे लेके आना था। तो अब करना क्या, आप इसको रीवैल्यू कर दो बस, P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट, कितने से, 1000 से। भाई आपने इसको दिखा रखा है अब अपनी बुक्स में कि भाई 1000 रुपये मेरा एसेट है ये, तो अब आपने इसकी फेयर वैल्यू निकाली, तो फेयर वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो जो आपने एसेट बुक करा है उसको हटाना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे राइट ऑफ करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट 1000, तो आपने ये राइट ऑफ कर दिया। पहले लिखा था आपने हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू बैंक, अब आप लिख रहे हो P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट, ये स्टेप 1 था आपका जो आप फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग में करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, स्टेप 2 में क्या करते थे, आप ट्रांसफर करते थे इसको, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू P&L। क्या किया आपने, P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट लिखा यहाँ पर, और स्टेप 2 में आपको ये जो P&L है इसको ट्रांसफर करना पड़ता था उस एसेट में। तो आपने क्या करते थे, जैसे मशीनरी होता तो आप क्या लिखते, मशीनरी डेबिट टू P&L, बट आप अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड है ना, इन्वेस्टमेंट कौन से एसेट में करी आपने, तो अभी तो हम रिकॉग्नाइज एसेट एंड लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, रिकॉग्नाइज एसेट आपकी इन्वेस्टमेंट इन, जो आपकी शो हो रही है अपनी बुक्स में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू P&L आप ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो हो जाएंगी आपकी 2 एंट्रियाँ। अब तीसरी चीज़ में आप क्या करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जो करिए आपने इन एक्स लिमिटेड, उसको रिवैल्यू करोगे आप, समझ आ रही है ना बात, एक्स लिमिटेड को आपको रिवैल्यू करना है। तो कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से करोगे, इस पे एप्लीकेबल होता है 109, तो 109 के हिसाब से आप इसको रिवैल्यू करोगे। तो 109 क्या कहता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, आप इस केस में उसको FVTPL पे दिखा रहे हो ना, तो फेयर वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा ना आपको, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। इसके तो हमने कई सारे क्वेश्चन करे हैं यार, FVTPL इन्वेस्टमेंट आपके लिए फाइनेंशियल एसेट होती थी, आप उसको फेयर वैल्यू पे लेके आते थे, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था तो आपका P&L के थ्रू हम बुक करते थे। ये तो हमने काफ़ी अच्छे से करी थी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कैसे करोगे आप, इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है आपने, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 26,000। अच्छा 26,000 कैसे आया, एक तो आपने यहाँ पर परचेज करे थे, 25,000 परचेज करे थे तब दिए थे आपने पैसे, और एक यहाँ पर आपने 1000 रुपये की एंट्री करी है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, तो कितने से डेबिट हो गया, टोटल 26,000 से। तो बुक वैल्यू कितनी है आपके लिए 26,000, लेकिन फेयर वैल्यू कितनी है आज के दिन, आज का दिन कौन सा है, 30/6/2019, तो 30/6/2019 को इसकी फेयर वैल्यू हमें पता लगानी है। फेयर वैल्यू तो कोई सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
क्या रेट है एक्स का, शेयर ऑफ एक्स का 29 रुपये रेट है। आपके पास कितने शेयर हैं, 1000 रुपये, तो 29 रुपये रेट है, कितनी होगी 29,000 रुपये। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू कितनी है 29,000। आप इसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। आपने रिकॉर्ड कितना कर रखा है 26,000, लेकिन मार्केट में या यूँ कहूँ फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, फेयर वैल्यू तो 29,000 है, तो इसको फेयर वैल्यू पे लेके आना होता है। तो फेयर वैल्यू पे लेके आओगे कैसे, एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू P&L 3,000 क्योंकि FVTPL है तो आपको यहाँ पर P&L लिखना पड़ेगा। तो ये तो आपने एंट्रियाँ करी 30/6/2019 की, सेम ही थी जैसे हम पहले करके आए थे, बट यहाँ पर ऑप्शन था तो इसलिए थोड़ा चेंज आया, आपको पता लग गया होगा कैसे करना है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी की 30/9/2019 को क्या एंट्री होगी, 30/9/2019 को होगी, आपको फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग लगानी है। रीवैल्यू किसको करोगे, ऑप्शन को आपको यहाँ पर रीवैल्यू करना पड़ेगा जो कि आपका हेज इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन की बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, क्यों कुछ है नहीं। यहाँ पर आपने देखो पहले यहाँ पर ऑप्शन दिखाया था 1000 रुपये, फिर आपने इसको रीवैल्यू कर ही दिया था, रीवैल्यू करके नील ले आए थे, आप नील पे ले आए थे, तो इसको आपने टू हेज इंस्ट्रूमेंट कर दिया 1000 रुपये, तो 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट कट गया। यहाँ पे फेयर वैल्यू इसकी कुछ थी नहीं, तो आप इसको फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं क्योंकि आगे बढ़े हम। अब आए यहाँ पर, तो बुक वैल्यू तो कुछ है नहीं इसकी, फेयर वैल्यू कितनी है आज के दिन, फेयर वैल्यू वही एडवांटेज है आपका, ऑप्शन से कितना एडवांटेज है वो निकालना पड़ेगा। आज के दिन आप इसको बेच कितने का सकते हो 47 में, लेकिन आज के दिन इसका मार्केट में वैल्यू कितना है 45। तो जो चीज़ मार्केट में 45 की मिल रही है वो आप 47 में बेच सकते हो, तो बेचोगे क्या, ऑप्शन है आपके पास, फॉरवर्ड नहीं है, ये ऑप्शन है, तो आप बेचोगे क्या इसको, तो बिल्कुल बेचोगे। अब कितने का फ़ायदा होगा आपको, 2 रुपये का। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है हमने कि भाई 47 का आप बेच सकते हो मार्केट में, इसको कितने का वैल्यू है इसका 45, तो आपको एडवांटेज कितना है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन आपको कितने का एडवांटेज हो सकता है, 1000 का। तो आपको इसको वैल्यू अब 1000 पे दिखानी चाहिए। आपने तो बिल्कुल ही नील दिखा रखी है, लेकिन दिखानी कितनी चाहिए आपको इसको फेयर वैल्यू पे, जो कि 1000 है आपका। तो इसको कैसे दिखाओगे, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका एसेट बुक कर दिया आपने, फिर इसको आप ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, इस P&L को ट्रांसफर करेंगे हम, जो आपका रिकॉग्नाइज्ड एसेट है। कौन सा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एक्स लिमिटेड, आपने यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया 1000 रुपये को। ये 2 एंट्रियाँ तो आपको पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। किसको रीवैल्यू करोगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड को रीवैल्यू करोगे इंड AS 109 के हिसाब से। 109 क्या कहता है, पहले 2 चीज़ें, एक बुक वैल्यू एक फेयर वैल्यू, तो आपको फेयर वैल्यू पे दिखाना होता है। तो आपका बुक वैल्यू तो यहाँ पर 28,000 है। अब 28,000 कैसे आया, 25,000 का तो आपने खरीदा था, फिर 1,000 का आपने यहाँ पर दिखाया कि भाई 1,000 आपका वैल्यू बढ़ गया यहाँ पर, तो 26 हो गया, और 3,000 आपने यहाँ पर दिखाया, तो आपका 29,000 आपने दिखा दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर अभी आपने 1000 और कम करा, तो बुक वैल्यू कितना हो गया 28,000, और फेयर वैल्यू कितना है, मतलब मार्केट में इसका वैल्यू कितना है आज के दिन पर। फेयर वैल्यू देखें 30/9 को एक्स का 21 रुपये है, 21 रुपये मतलब आपका 1000 शेयर थे आपके पास, तो 21,000 आपने तो ज़्यादा दिखा रखे, आपको तो फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए इसको। इसकी बुक वैल्यू कितनी है 28,000, फेयर वैल्यू कितनी है 21,000। इंड AS 109 क्या कहता है कि आपको इसको फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए। तो फेयर वैल्यू पे लाने के लिए आपकी इसकी वैल्यू 7,000 रुपये कम करनी पड़ेगी ना। तो कम करने की एंट्री क्या हो सकती है, P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर 7,000 रुपये, 7,000 रुपये कम करोगे आप। अरे डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा ना, क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। अब आगे बात आती है, यहाँ तक तो आपने ये 3 स्टेप को लगा लिया। अब लास्ट में क्या हुआ था, क्वेश्चन में देखते हैं लास्ट में क्या हुआ था। शेयर को तो आपने बेच दिया था और ऑप्शन को नेट सेटल कर लिया था, मतलब नेट कैश आपने ऑप्शन को भी यहाँ पर रियलाइज कर दिया था। तो शेयर को तो बेच दो, कितने के शेयर हैं आपके पास आज 21,000 रुपये के, तो 21,000 मार्केट में, भाई किसको भी बेचोगे आप तो 21,000 ही देगा ना, मार्केट में तो वैल्यू इसकी 21,000 ही आज। एक्स लिमिटेड के शेयर तो आप बाहर किसी को भी बेच सकते हो ना, कितने में बिकेंगे वो 21,000 के, तो आपने आज 21,000 में बेच दिए। बट आपने यहाँ पर ऑप्शन ले रखा था, तो आपको यहाँ पर कितने का फायदा हो गया 1000 रुपये का। आपने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट 1000 रुपये। यहाँ पर देखा था हमने कि भाई इसको नेट कैश आप सेटल करोगे, तो आपने कैसे सेटल करा इसको, लास्ट में आपने आके इसको रियलाइज़ कर लिया, मतलब जो 1000 रुपये आपने यहाँ दिखा रखे थे उसका आपने फ़ायदा उठाया, ऑप्शन को आपने रियलाइज़ किया और आपको कितने रुपए मिले, 1000 रुपये मिले, तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट 1000। अब इसमें बातें आती है कि अगर यहाँ पर कुछ, ये आंसर हो गया है, अब इसमें एंट्रीज मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक्स और जेड की वैल्यू अगर 22 और 36 कर दूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मैं 22 कर दूँ और यहाँ पर 36 कर दूँ, तो क्या सोल्यूशन होगा इसका, वो सोल्यूशन मैंने आपका यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका, वहाँ से जाके इसका सोल्यूशन पूरा आराम से देख सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इसी क्वेश्चन में, यही सेम एग्जाम्पल में अगर ये ऑप्शन की जगह फ्यूचर हो जाए, एग्जाम्पल सेम ही है बट यहाँ पर आपका अगर ऑप्शन की जगह फ्यूचर हो जाए, जैसे फॉरवर्ड होता है फ्यूचर होता है, तो आपको वहाँ पर डिलीवरी लेनी ही पड़ती है, उसे एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। यहाँ तो ऑप्शन था ना, आपकी मर्जी थी एक्सरसाइज करो या ना करो, बट फ्यूचर और फॉरवर्ड में तो आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ती है। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, वो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बाकी सब चीज़ें सेम है क्वेश्चन की, सिर्फ और सिर्फ आपका जहाँ पर ऑप्शन था पुट ऑप्शन, वहाँ पर आपका फ्यूचर हो गया। तो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, आपने इन्वेस्टमेंट करी एक्स लिमिटेड के शेयर में, तो आप
खरीद लिया आपने 25,000 रुपये के। दूसरी एंट्री जहाँ पर आपने ऑप्शन प्रीमियम पे करा था, तो यहाँ फ्यूचर फॉरवर्ड में कोई प्रीमियम तो पे करते नहीं आप, तो इसकी एंट्री कोई होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं, फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग करनी है। अब फ्यूचर है आपके पास, ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर है। फ्यूचर में तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। तो बुक वैल्यू कितनी है, अभी तक तो कुछ बुक नहीं करा आपने ऊपर, तो बुक वैल्यू तो नील है। फेयर वैल्यू कितनी है, इसकी फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। आपके पास अधिकार कितना है फ्यूचर का कि आप 47 का अब यहाँ पर बेच सकते हो, नहीं बेचना ही पड़ेगा। 47 में आप इसको बेचोगे। 47 में कब बेचोगे, 30/9/2019 को 47 में बेचोगे। आज के दिन कितने का बिक रहा है ये, 53 का। जो चीज़ 53 की बिक्री है, आप आगे चल के 47 की बेचने वाले हो, तो 3,000 की लायबिलिटी नहीं आ गई आपकी। अरे फ्यूचर ले रखे, आपको सामने से पैसे देने पड़ जाएंगे, आपको यहाँ पर आपका लॉस बुक करना ही पड़ेगा। तो आपका फेयर वैल्यू कितना है इस एडवांटेज का, 3,000 आपका एज इन लायबिलिटी आ रहा है। तो आपने तो कुछ बुक ही नहीं कर रखा, 3,000 लायबिलिटी आ रहा है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट 3,000 आपका, क्योंकि खर्चे में डालना है ना इसको, तो P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट। अब सेकंड केस में हम इसको ट्रांसफर करते थे। ट्रांसफर कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का रिकॉग्नाइज एसेट तो एक्स लिमिटेड ही है ना, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट 3,000 टू P&L 3,000। सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पर P&L को ही ट्रांसफर करा है। P&L डेबिट करा था, अब आपने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको करोगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि रिकॉग्नाइज एसेट वही है ना। तीसरी चीज़ आती है आपकी यहाँ पर, इसको रिवैल्यू करते हो। रिवैल्यू कौन से सेक्शन के हिसाब से करोगे आप, 109 के हिसाब से। तो वो क्या कहता है कि पहले आप बुक वैल्यू देखो कितनी है। बुक वैल्यू इसकी 28,000 है इस दिन, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है आज के दिन, 29,000 है। अभी दिखाया ही था मैंने आपको बुक वैल्यू फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपने देखा कि यार इसकी बुक वैल्यू तो हमने 28 दिखा रखी है, फेयर वैल्यू 29,000 है, तो 1,000 आप दिखा दोगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू P&L। सिंपल सी एंट्री थी ये वाली भी। अब इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, बट यहाँ पर आपका लास्ट में FBT PL की जगह अगर FBT OCI हो जाए तो क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो कोई चेंजेस ऐसा खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे वहाँ पर आपका OCI रिजर्व आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपने P&L लिखा था वहाँ लिखोगे आप OCI रिजर्व, OCI रिजर्व, OCI रिजर्व। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है जो अभी अभी हमने करा था। तो जहाँ जहाँ हमने P&L लिखा था वहाँ वहाँ हमने OCI रिजर्व लिखना है, दैट्स इट, और कोई चेंज है नहीं यहाँ पे। तो ये तो हमने हेज अकाउंटिंग की फॉर रिकॉग्नाइज्ड एसेट एंड लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि फर्म कमिटमेंट में आपको कैसे करना है इसका हेज अकाउंटिंग, क्योंकि तीन चीज़ें थी आपकी, एक रिकॉग्नाइज्ड एसेट लायबिलिटी थी, फर्म कमिटमेंट थी, और एक HPFT था। तो HPFT तो आपका कैश फ्लो हेज का पार्ट है, वो तो यहाँ आएगा नहीं। अब इसमें जो बचता है आपका फर्म कमिटमेंट बचता है, जो कि आप फेयर वैल्यू हेज के थ्रू जिसकी अकाउंटिंग करोगे। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें, ए लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू बाय मशीन ऑन 30/9/2019, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1/4/2019, एग्रीड परचेज प्राइस 20 लाख ऑन 30/6/2019 जो कि रिपोर्टिंग डेट है, फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी 17 लाख, सेटलमेंट डेट है आपकी 30/9, उस दिन क्या फेयर वैल्यू है मशीनरी की 16 लाख। ए लिमिटेड हैड एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मशीनरी ऑन 1/4/2019 एट 19 लाख विद सेटलमेंट डेट ऑफ 30/9। जनरलाइज करना है इसको आपने। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं। ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जिसके तहत वो बाय करेगा मशीनरी ऑन 30/9/2019, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आज की 1/4/2019, एग्रीड परचेज प्राइस है 20 लाख रुपए का जो कि ये पे करेगा ऑन 30/9/2019। ऑन 30/6/2019 जो कि बीच में आती है डेट, साल के एंड की डेट है, रिपोर्टिंग डेट जिसको आप कहते हो, उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ मशीन है आपकी 17 लाख, सेटलमेंट डेट जो कि 30/9 है, उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ मशीन है 16 लाख। अभी आगे का छोड़ो, सिर्फ इतना पढ़ो। इसमें क्या कहता है, 30/9 को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं हम, ए लिमिटेड जो है, जिसके तहत ए लिमिटेड जो है वो मशीनरी बाय करेगी ऑन 30/9। ठीक है जी। आज है आपका डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1/4/2019, एग्रीड परचेज प्राइस है 20 लाख रुपए, रिपोर्टिंग डेट है 30/6 जिस दिन फेयर वैल्यू आपकी 17 लाख है, और आपकी सेटलमेंट डेट है 30/9 जो जिस दिन आपकी फेयर वैल्यू है 16 लाख रुपए। अब इसको पढ़ के क्या समझ आता है कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा था कि भाई दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन बाय वे ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर पार्टी। अब क्या होता है इसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसका सेटलमेंट किया जाएगा बाय वे ऑफ डिलीवरी भी कर सकते हो, नेट सेटल भी कर सकते हो, और या फिर दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें डिलीवरी की बात हो रही है कि आप मशीनरी खरीदेंगे हम फ्यूचर डेट पे, तो ये पहले वाला केस है आपका। तो ये कंपनी मशीनरी खरीद रही है, क्या लगता है ये नेट इसको क्विकरी सेलिंग करेगी या फिर खुद के लिए कंजम्पशन के लिए ले रही है? तो ये खुद कंजम्पशन के लिए ले रही है अपने। तो आज के दिन जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस दिन तो ये आउट ऑफ स्कोप है 109 के, हमें ये पहले से ही हमें पड़ा हुआ है वाली चीज़, बट आज के दिन आउट ऑफ स्कोप है ना। आगे चल के 30/9 को तो एंट्री करोगे ना मशीनरी परचेज करने की। आज के दिन आप कह रहे हो कि भैया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है और आप ऑन कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, तो आज के दिन आपको एंट्री नहीं करनी। लेकिन 30/9 को जब आप मशीनरी खरीद लोगे तब तो मशीनरी खरीदने की एंट्री तो डालोगे ना, तब तो इन स्कोप हो जाएगा आपके।
109 के इन स्कोप नहीं होगा तो किसी और के इन स्कोप हो जाएगा। इसके 109 के हिसाब से ये कह रहा है ना आउट ऑफ स्कोप है। इसमें एक बात और आती है कि एग्जीक्यूटरी के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं क्या? ऐसा जरूरी तो नहीं है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप तो आपको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ये समझ आता है कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इसने जिसके तहत ये 20 लाख का जो मशीनरी है वो पे करेगा उस दिन, चाहे जो भी वैल्यू है, लेकिन ये उसको 20 लाख रुपए पे करेगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसने कर लिया। ठीक है जी। फेयर वैल्यू उस दिन कितनी थी? 16 लाख रुपए। मार्केट में मशीन उस दिन 16 लाख की बिक रही है, लेकिन ये ए लिमिटेड कितने में खरीदेगी? 20 लाख में। तो इसको क्या हो जाएगा? 4 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको कितने में दिखानी पड़ेगी अपनी मशीन? 16 लाख में ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस को भी तो कंसीडर करेगा ये। लास्ट क्लास में भी तो हमने किया था मशीनरी वाला केस, उसमें दिखाया था क्या था, यहाँ पर देखा हूँ दोबारा। फेयर बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी आपने देखी थी और रिकवरेबल अमाउंट देखा था। भाई फेयर वैल्यू तो इसकी मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू थी आपकी 8.5 लाख रुपए। आपने बुक में कितनी दिखा रखी है इसकी? डेप्रिसिएशन काट कूट के और आपका जो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी सबको जोड़ के आपने 10,50,000 की दिखा रखी है इसको, और मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी? 8.5 लाख। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते थे और मशीनरी की वैल्यू हम कितनी दिखाते थे? 8.5 लाख रुपये। तो यहाँ पर हम क्या बात करें? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसने 20 लाख रुपए जो है मशीनरी के पे करेगा। ये तो बुक में कितने की दिखाएगा? 20 लाख रुपए की? नहीं, इसको ये जो 4 लाख रुपए, 4 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस दिखाना पड़ेगा और बुक में इसकी 16 लाख रुपए की मशीनरी आएगी। ये तो बात समझ में आती है। जैसे यहाँ पर भी हमने 8.5 लाख रुपए की मशीनरी यहाँ बुक्स में दिखाई थी, 8.5 लाख रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ए लिमिटेड हैड एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, किसने एंटर करा किसी और के साथ सेल मशीनरी करने के लिए, टू सेल मशीनरी ऑन 1/4/2019 19 लाख रुपए की। तो 1/4/2019 को इसने एंटर करा कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये मशीनरी को बेचेगा ही बेचेगा। कितने की बेचेगा? 19 लाख। कब बेचेगा? ये 30/9 को बेचेगा। सेटलमेंट डेट 30/9 को है। तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखा है इसने, अलग से कर रखा है, जिसमें ये सेल करने वाला मशीनरी को 19 लाख रुपए की 30/9 को। और एक कॉन्ट्रैक्ट और है इसका, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये मशीनरी खरीदने वाला है 20 लाख रुपए की, और यहाँ पर कितने की बेचने वाला है? इसको 19 लाख रुपए की। आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय मशीनरी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट ये था 20 लाख रुपए का, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझ आ गया। अभी के लिए आउट ऑफ स्कोप है, जब खरीदोगे तब आपका किसी ना किसी सेक्शन के तो इन स्कोप आएगा। तो इसकी एंट्री तो हम डायरेक्टली 30/9 को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है एक और, कितने का? 19 लाख रुपए का सेल करेगा, जिसमें डिलीवरी का बात है नहीं, यहाँ पर ये नेट सेटल करने वाला है इसको। अब यहाँ पर कहीं लिखा तो नहीं है कि ये हैज है, बट हम मान लेते हैं इसको कि एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में वैसे मेंशन नहीं है, बट एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये हैजिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी हैज अकाउंटिंग अप्लाई होगी। बाकी इसमें कोई डिलीवरी नहीं है, नेट सेटल करेगा। यहाँ पर कोई सेल वेल करने वाला नहीं है, ये फॉरवर्ड ले रखा है इसने, आगे चल के ये नेट सेटल करेगा इसको। तो आगे देखते हैं अब इसका एक्चुअल सोल्यूशन स्टार्ट होता है। क्या करेंगे हम इसमें एंट्री? तो 1/4/2019 को मशीनरी के लिए कोई एंट्री तो होगी नहीं, आज तो सिर्फ आपने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पैसे तो पे करे नहीं, और फॉरवर्ड के लिए कोई प्रीमियम तो पे करते नहीं, तो आज के दिन ये वाली एंट्री भी नहीं होनी। आगे आते हैं हम 30/6 को क्या एंट्री होगी? 30/6 को आपने हो क्या रहा है कि आपने जो फॉरवर्ड ले रखा है जो कि आपका हेज इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप रिवैल्यू करेंगे। यहाँ पर फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग लगाएंगे, तो फॉरवर्ड को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम रिवैल्यू करेंगे? हेज इंस्ट्रूमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? अभी तक तो हमने कुछ दिखाया नहीं है इसकी एंट्री, तो बुक वैल्यू तो कुछ है नहीं। और फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ एडवांटेज, वो देखनी पड़ेगी। आपने फॉरवर्ड ले रखा है, फॉरवर्ड के तहत आप क्या कर सकते हो? इसको बेचोगे, बेचना ही पड़ेगा, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, फॉरवर्ड है आपके पास। तो बेचोगे कितने की? 19 लाख रुपए की, जिसकी आज के दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 17 लाख। यहाँ पर दे रखा था कि फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है? 17 लाख रुपए मशीनरी है फेयर वैल्यू। तो जिस मशीनरी पे आपने फॉरवर्ड ले रखा है उसी सेम मशीनरी की फेयर वैल्यू कितनी है मार्केट में? उसी सेम मशीनरी की है ये फेयर वैल्यू, 17 लाख रुपए उसी सेम मशीनरी की फेयर वैल्यू है। तो जो चीज़ आज मार्केट में 17 लाख की बिक रही है, आप उसको कितने की बेचोगे? 2 लाख। तो आपका फ़ायदा है ना, 2 लाख की एसेट आप बुक कर दो यहाँ पर। तो इसको फेयर वैल्यू पे दिखाओ आप कितना एज ए हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू P&L, गेन रिकॉर्ड कर दिया आपने यहाँ पर। और ये P&L किस में चला जाएगा? P&L डेबिट टू। अब बात आती है कि अगर ये फर्म कमिटमेंट नहीं होती, आपकी नॉर्मल मशीन होती, तो आप क्या एंट्री करते? तो P&L डेबिट टू मशीन लिखते, जैसा कि हमने यहाँ पर करा ही था। यहाँ पर आपको दिखाऊँ मैं अगर, तो P&L डेबिट टू मशीन आप यहाँ लिखते हो ऐसे 2.5 लाख। तो यहाँ पर भी तो यही है, फर्म कमिटमेंट क्या होता है? आपने कमिट कर रखा है कि आप इस मशीनरी को खरीदोगे ही खरीदोगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है? आपको इसको फर्म कमिटमेंट को क्रेडिट कर देना है। और बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे आप? बैलेंस शीट में इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखाओगे। अच्छा, ये डेबिट होता तो अब ये फाइनेंशियल एसेट बन जाता आपके लिए। तो ऐसा कोई खास फर्क तो अभी है नहीं। तो क्या करा आपने? P&L डेबिट टू फर्म कमिटमेंट 2 लाख 2 लाख।
अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको रीवैल्यू करना है। थर्ड केस में आप किस चीज़ को रीवैल्यू करोगे, फर्म कमिटमेंट को रीवैल्यू करोगे। तो इसमें 109 क्या कहता है आपका, इंडियाज 109 सेज फर्म कमिटमेंट को भी रीवैल्यू करना पड़ेगा, जैसे बाकी फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी रीवैल्यू करते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज लायबिलिटी आप यहाँ पर अपने अभी एंट्री हमने देखी थी ना, लास्ट क्लास में भी देखी थी, आज वाली क्लास में भी देखी थी। तो इसको भी वैसे ही करना है। आपका जो सेकंड वाला केस था फर्म कमिटमेंट का, जो कि आपका एलिजिबल आइटम में आता है, तो इसको भी आप रीवैल्यू करेंगे जैसे बाकी चीज़ों को रीवैल्यू करते हैं। और कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, 109, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, आपका मशीनरी का बाय प्राइस कितना है। यहाँ पर आप बुक वैल्यू तो देख ही नहीं सकते ना, बाय प्राइस ही देखना पड़ेगा। बुक वैल्यू अगर मान लो आपने खरीदी होती तो क्या करते आप, इसका बुक वैल्यू देखते। तो यहाँ पर आप रीवैल्यू किसको कर रहे हो, फर्म कमिटमेंट को कर रहे हो ना। तो फर्म कमिटमेंट जो है वो उसका बाय प्राइस देखना पड़ेगा आपको। फर्म कमिटमेंट का मतलब फर्म कमिटमेंट की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर बुक वैल्यू तो आपको ले नहीं सकते। अभी आपने मशीनरी बाय करी तो नहीं है, लेकिन वादा करा खरीदोगे, कितने में खरीदोगे, 20 लाख में। फेयर वैल्यू कितनी है आज के दिन इसकी मार्केट में वैल्यू देखें तो कितनी है, 17 लाख रुपये। तो फेयर वैल्यू 17 लाख है, आप 20 लाख दिखा रहे हो, तो 3 लाख का तो आपको कम करना पड़ेगा। तो 3 लाख रुपए आप इसको कम करोगे, बट इसमें 2 लाख तो आप ऑलरेडी कम कर चुके हो। 2 लाख तो ऑलरेडी वैल्यू डाउन कर चुके हो ना। हमने तो कहा था कि यहाँ पर एंट्री करनी पड़ सकती है। हमने नॉर्मल हैज अकाउंटिंग करी तो वहाँ पर हमने 2 लाख तो घटा दी इसकी वैल्यू, लेकिन 109 अगर इस पर आप लगाते नॉर्मली तो आपको इसको 3 लाख घटानी पड़ती। तो 2 लाख तो आप हैज अकाउंटिंग की वजह से यहाँ पर घटा चुके हो, अब 1 लाख रुपये और घटा दो। क्या एंट्री करोगे, P&L डेबिट टू फर्म कमिटमेंट। जैसे यहाँ पर आपने घटाने वाली एंट्री क्या करी थी, P&L डेबिट टू फर्म कमिटमेंट, यहाँ पर भी वही एंट्री होगी, P&L डेबिट टू फर्म कमिटमेंट। आपने अब टोटल 3 लाख घटानी थी, यहाँ पर 2 लाख तो घटा चुके थे, 1 लाख की और घटा दी। अब आती है अगली डेट आपकी 30/9, उस दिन हैज इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू करोगे। तो हैज इंस्ट्रूमेंट की बुक वैल्यू कितनी है आज के दिन, 2 लाख रुपए। यहाँ से देखो 2 लाख रुपए यहाँ पर आपने दिखाया था हैज इंस्ट्रूमेंट को। तो आज के दिन आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए एसेट में दिखा रखा है कि भाई आपका एसेट है। और ये एसेट कैसे बना था आपका, आपने क्योंकि इसमें फॉरवर्ड ले रखा था कि आप 19 लाख रुपए में चीज़ को बेच सकते हो, जो कि 17 लाख रुपए की आज, इसलिए आपका 2 लाख रुपए यहाँ पर एडवांटेज था। तो इसी एडवांटेज का आपने जो बुक कर रखा है वो यहाँ पर दिखा रखा है। आज के दिन देखो तो ये आप आज के दिन भी 19 लाख की बेचोगे आप, फॉरवर्ड है क्योंकि, बट मार्केट में तो इसकी वैल्यू 16 लाख की है। तो आपको 3 लाख का फायदा हो रहा है यहाँ पर। एडवांटेज का फेयर वैल्यू कितना हो गया, 3 लाख। तो 2 लाख तो आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, आपको फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फेयर वैल्यू पे लेके आना होता है ना। तो फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये का और बुक कर दोगे। क्या एंट्री करोगे, हैज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू P&L। और दूसरी एंट्री में इसको आप ट्रांसफर कर देते हो। किसको ट्रांसफर करना है आपको, P&L को। P&L क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। P&L डेबिट टू किसको क्रेडिट करोगे, फर्म कमिटमेंट को। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, आप ये देखो अगर तीसरा स्टेप लगाते भी तो क्या होता है, यहाँ पर 109 के हिसाब से आप उसको रिवैल्यू करते, क्या कहते हैं आप कि भाई इसकी मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है। यहाँ पर बुक वैल्यू इन द सेंस कि आप मशीनरी का बाय प्राइस लिखते हो, आप यहाँ पर 20 लाख रुपए बाय प्राइस है और इसका फेयर वैल्यू कितना है आज, 16 लाख रुपए। तो कितने का डिफरेंस है इसका, 4 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 4 लाख का लॉस आपको दिखाना चाहिए अपनी बुक्स में, जिसमें से आप 3 लाख यहाँ पर आपने दिखाया था, अभी तक 3 लाख का तो दिखा ही चुके हो, दिखाएं तो यहाँ पर 2 लाख का यहाँ दिखाया आपने फर्म कमिटमेंट को, 1 लाख का यहाँ पर दिखाया और आपने 1 लाख का और दिखा दिया। तो 4 लाख का ऑलरेडी दिखा तो चुके हो। भाई मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप थर्ड स्टेप जब लगाते हैं तो आप क्या कहते हैं उसको कि एक तो आप देखते हैं कि भाई मशीनरी का बाय प्राइस कितना है और दूसरा देखते हैं फेयर वैल्यू कितना है। बाय प्राइस 20 लाख, फेयर वैल्यू 16 लाख दिखाते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि सेटलमेंट डेट पर फेयर वैल्यू 16 लाख है। तो 4 लाख का डिफरेंस है। 4 लाख का आपको यहाँ पर 4 लाख का लॉस दिखाना है, बट उसमें से कुछ दिखा भी तो चुके हो पहले। कितना दिखा सकते हो, पूरा 4 लाख का दिखा सकते हो। और वैसे भी इस दिन लॉस आपको हो नहीं सकता, क्योंकि आज के दिन आपको तो मशीनरी बाय करनी है ना, तो बाय कर लो बस इसको। तो क्या एंट्री करोगे, आज के दिन आपने एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको ये बाय करनी है मशीनरी डेबिट टू बैंक 20 लाख। अब बात आती है कि यार ये फर्म कमिटमेंट का क्या करना है। हमने यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे थे स्टार्टिंग की, मतलब इस क्लास की स्टार्टिंग में, क्योंकि पार्ट ए में हमने स्टार्टिंग देखी थी इसकी, तो इसमें एक नोट है वो पहले पढ़ लेते हैं। लास्ट में क्या होगा, इन केस ऑफ फर्म कमिटमेंट बाय एसेट एज एग्रीड, तो हमने बाय तो कर ही लिया मशीनरी। फर्म कमिटमेंट अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू एसेट। जितना भी फर्म कमिटमेंट में चाहे डेबिट में बढ़ा या क्रेडिट में बढ़ा, उसको ट्रांसफर कर दो एसेट में। ठीक है, एक बात ये भी समझ आ गई। हैज इंस्ट्रूमेंट विल बी पेड और क्रेडिट रियलाइज्ड, या आपकी लाइबिलिटी बन रही है तो पे करो, रियलाइज हो रहा है तो आपको पैसे आप रिसीव कर लोगे। तो आओ देखें क्या एंट्री करनी है। फर्म कमिटमेंट आपका 4 लाख रुपए पड़े थे, क्रेडिट में आपने उसको डेबिट करके मशीनरी में दिखा दिया। तो नेट देखोगे आप अगर इसको, तो मशीनरी की 20 लाख डेबिट हो रहा है और 4 लाख क्रेडिट हो रहा है, तो 16 लाख ही आ रहा है। आपका ये हेज इंस्ट्रूमेंट ना भी होता
तो भी आप यहाँ पर 16 लाख ही दिखाते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से आप इसको 16 लाख पे ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में आज इसकी वैल्यू 16 लाख है, तो आप अपनी बुक्स में 20 लाख दिखा नहीं सकते। आपको रिकवरेबल अमाउंट आपका 16 लाख है, 20 लाख आप कह रहे हो मेरी बुक वैल्यू है, तो 4 लाख रुपये आपको इम्पेयरमेंट लॉस दिखाना पड़ जाता। बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ हेज इंस्ट्रूमेंट, अब हेज इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास है ना, 1 लाख रुपये का यहाँ आपने डेबिट कर रखा है और 2 लाख रुपये का आपने यहाँ डेबिट कर रखा है, तो 3 लाख का तो फायदा हो गया ना आपका। आपकी फेयर वैल्यू कितनी थी हेज इंस्ट्रूमेंट की? 3 लाख रुपये की। तो आपके दिन आज उसको रियलाइज कर लेना। आप क्या लिखोगे? आप हेज इंस्ट्रूमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट 3 लाख 3 लाख। हेज इंस्ट्रूमेंट तो रियलाइज हो जाएगा ना आपका लास्ट में, बिकॉज ऑफ हेज इंस्ट्रूमेंट 3 लाख का फायदा हो गया आपको। तो ये खत्म होता है हमारा टॉपिक फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग। अब हमारा बचता है कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इसमें एक केस था रिसीवेबल एंड पेबल वाला, जो कि आपका फेयर वैल्यू हेज में भी कवर होता है और कैश फ्लो हेज में भी कवर होता है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।